हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स में होता है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो का। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे इसकी डिटेल अपन पढ़ते हैं कि डाइकॉट एम्ब्रियो में ये जो डाइकॉट एम्ब्रियो है इसमें कौन सा पार्ट किस तरह से डेवलपमेंट शो करता है और इसी तरह से मोनोकॉट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। ये डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये जो दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये वाले दो पार्ट, ये कोटिलिडॉन्स होते हैं। दीज आर कोटिलिडॉन्स। ये वाला पार्ट कहलाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाती है। बेसिकली इसको हम बीच में पार्टीशन के हिसाब से समझ सकते हैं कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो पार्ट डिफरेंशिएट होते हैं, एक तो ऊपर वाला पार्ट और इसमें नीचे वाला पार्ट। यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट, इसको हम दो अलग अलग टर्म से समझते हैं। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि एपिकोटाइल होता क्या है। तो एपिकोटाइल इज पोर्शन अबव embryonal axis which terminate into plumule। हम जानते हैं दो पार्ट्स होते हैं, प्ल्यूम्यूल और रेडिकल। प्ल्यूम्यूल जो होता है वो शूट सिस्टम को डेवलप करता है और रेडिकल जो होता है वो रूट सिस्टम को डेवलप करता है। तो इसमें एक पार्ट है एपिकोटाइल, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट, इसको हम एपिकोटाइल कहते हैं। और एपिकोटाइल जो होता है वो प्ल्यूम्यूल पे आके एंड होता है, यानी ये वाला पार्ट ये प्ल्यूम्यूल कहलाएगा। और वो पोर्शन जो एम्ब्रियोनल एक्सिस में नीचे की तरफ होगा उसको हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल इज सिलेंड्रिकल पोर्शन, इट इज सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस और बिलो एम्ब्रियोनल एक्सिस which forms or terminate to radical। और फिर रेडिकल वाले पार्ट से रूट सिस्टम डेवलप होता है, यानी ये वाला पार्ट ये कहलाएगा हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल में नीचे की तरफ ये वाला पार्ट कहलाएगा रेडिकल। और रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है दैट इज रूट कैप। तो ये स्ट्रक्चर डाइकॉट एम्ब्रियो का एक बार फिर से समझते हैं। डाइकॉट एम्ब्रियो में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, उसमें नीचे की तरफ जो पार्ट होगा उसको हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल जो होता है वो प्ल्यूम्यूल पे एंड होता है, यानी शूट सिस्टम यहाँ से डेवलप होगा। हाइपोकोटाइल जो होता है उसमें रेडिकल वाला पार्ट रहता है, रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है और रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम रूट कैप कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया डाइकॉट एम्ब्रियो का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो की। मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिपिकल होता है एज कंपेयर टू डाइकॉट। अब इसमें हमें कोटिलिडॉन्स दिखते हैं। इसमें ये है कोटिलिडॉन वाला पार्ट, जैसे वहां पे हमें दो कोटिलिडॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें एक सिंगल कोटिलिडॉन दिखता है। किसी किसी केस में जैसे ग्रासेस जो होती हैं उसमें सेकेंड कोटिलिडॉन का रिमेन्स दिखते हैं, यानी कुछ पार्ट में सेकेंड कोटिलिडॉन भी दिख सकता है। ये वाला पार्ट सेकेंड कोटिलिडॉन होता है, पर ये कुछ ग्रासेस में बस होता है। तो इसमें जो कोटिलिडॉन है ये वाला, और सिंगल कोटिलिडॉन जो होता है मोनोकॉट्स में उसे हम स्कूटेलम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि सिंगल कोटिलिडॉन इन मोनोकॉट्स
इज कॉल्ड स्कूटेलम। और हम देख रहे हैं कि ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस इसके इस तरफ प्रेजेंट है, यानी लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पोजीशन अच्छे से याद रखनी है आपको। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें कि एम्ब्रियोनल एक्सिस वाला जो पार्ट है, यहां पे ये वाला पार्ट एपिकोटाइल और नीचे वाला हाइपोकोटाइल कहलाता है। हमें पता है एपिकोटाइल वाला पार्ट जो होता है, एपिकोटाइल में प्लूम्यूल का फॉर्मेशन और शूट वाला पार्ट इसमें देखा जाता है। तो इसमें above the level of embryonal axis it contain shoot meristem and leaf primordia, यानी वो स्ट्रक्चर जिससे शूट और लीफ का फॉर्मेशन होता है। यहां पे ये वाला पार्ट शूट मेरिस्टेम के लिए और लीफ प्रिमोर्डिया के लिए असाइन किया जाता है। नेक्स्ट जो नीचे वाला पार्ट होता है, यानी इसमें नीचे वाला पार्ट जो है, ये एक्चुअल हाइपोकोटाइल वाला पार्ट कहलाता है, जहां से रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फ्रॉम लोअर पार्ट रेडिकल और रूट स्ट्रक्चर्स डेवलप, यानी जो नीचे वाला पार्ट है, यहां से रेडिकल और रूट कैप और जो भी इसमें रूट से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नीचे वाले पार्ट से निकलते हुए दिखते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यूज करते हैं। ये जो शूट वाला पार्ट होता है, इसके ऊपर कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं कॉलियोप्टाइल। ये वाला जो पार्ट होता है जो इसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल जो होता है वो इट इज अ ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो कि शूट के ऊपर, शूट मेरिस्टेम के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं। कॉलियोप्टाइल मास ऑफ और ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो शूट सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं, इसको हम कहते हैं कॉलियोप्टाइल। यहां पे ये वाला पार्ट रेडिकल और रूट, फिर उसके ऊपर रूट कैप। अब इसमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने मिलता है। ये वाला जो पार्ट है जो इसके नीचे की तरफ प्रेजेंट है, जो रूट कैप को और रूट वाले स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, इसको हम कहते हैं कॉलियोराइजा। तो कॉलियोराइजा इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ सेल विच प्रोटेक्ट रेडिकल और रूट पार्ट। ये हो गया मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। एक बार फिर से इसको समझते हैं। मोनोकॉट एम्ब्रियो में एक सिंगल कोटिलिडॉन होता है। ये जो कोटिलिडॉन होता है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड पे होता है। इसकी पोजीशन आप अच्छे से याद रखें, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसको स्कूटेलम कहते हैं, जो सिंगल कोटिलिडॉन होता है उसको स्कूटेलम कहते हैं, जो कि लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस में देखा जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट में शूट मेरिस्टेम और लीफ प्रिमोर्डिया वाला पार्ट होता है, जो कि प्रोटेक्ट होता है कॉलियोप्टाइल वाले पार्ट से। इसमें नीचे की तरफ रेडिकल और रूट पार्ट वाला सिस्टम डेवलप होता है। यहाँ पे जो ऊपर कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको हम कॉलियोराइजा कहते हैं। कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा डाइकोट एम्ब्रियो के लिए टर्म यूज नहीं करते हैं। दूसरी बात, सिंगल कोटिलिडॉन जो होता है उसको हम स्कूटेलम कहते हैं। कुछ ग्रासेस में दूसरे कोटिलिडॉन के रिमेन्स भी देखे जाते हैं, जैसे ये वाला पार्ट, इसको हम एपीब्लास्ट कहते हैं। इसको हम लिख लेते हैं, इट इज नोन एज एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट की यहाँ पे मैं डेफिनेशन मेंशन कर देता हूँ। एपीब्लास्ट मतलब होता है इन सम ग्रासेस remains of
सेकेंड कॉटिलेडॉन is observed. उसको हम एपीब्लास्ट कहते हैं। तो एपीब्लास्ट कुछ ग्रासेस में दिखाई पड़ने वाला स्ट्रक्चर जो कि सेकेंड कोटिलिडोन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने कंप्लीट किया डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं सीड के बारे में। सीड का मतलब होता है जो ओव्यूल होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड का फॉर्मेशन करता है। तो सीड की डेफिनेशन, इट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल जब फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो वो सीड का फॉर्मेशन करता है। सीड बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ये अपन ने कुछ समय पहले एंडोस्पर्म की बात की थी। एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे सीड को क्लासिफाई किया जाता है। तो इसमें एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। इट कंटेन एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल इसका वीट, मेज, बार्ले, सनफ्लावर, कैस्टर, कोकोनट, ये एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड को एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। सेकेंड टाइप इज नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। एंडोस्पर्मिक सीड को एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं, एल्ब्यूमिनस, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। तो इसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। फॉर एग्जाम्पल पी, बीन, ग्राउंडनट, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के कुछ एग्जाम्पल्स। कई बार जो न्यूसिलस होता है, जनरली वैसे न्यूसिलस खत्म हो जाता है, पर कुछ कुछ सीड्स में न्यूसिलस की प्रेजेंस देखी जाती है। मतलब डेवलपमेंट के दौरान भी न्यूसिलस उसमें प्रेजेंट रहता है। अगर न्यूसिलस परसिस्ट करता है तो ऐसे सीड्स को कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। तो नेक्स्ट टाइप इज पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड मतलब व्हेन न्यूसिलस persist इन अ सीड। न्यूसिलस जब परसिस्ट करेगा तो पेरिस्पर्मिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स भी आते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे ब्लैक पेपर, बीट, इनमें ये पेरिस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल्स हैं। तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, ये व्हीट, मेज, बार्ले, इनमें देखा जाता है। एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा, पी, बीन, ग्राउंडनट, और यदि न्यूसिलस परसिस्ट करता है तो एग्जाम्पल इसके ब्लैक पेपर, बीट, और ऐसी सीड को हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। अगर हम सीड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, अगर हम सीड के पार्ट्स देखते हैं, सीड के कंपोनेंट्स देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जो सीड होता है उसमें बाहर की तरफ सीड कोट प्रेजेंट होता है। यानी सीड को बचाने के लिए जो सराउंडिंग में जो कवरिंग होती है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको हम सीड कोट कहते हैं। और ये सीड कोट जो होता है वो इंटेग्यूमेंट वाले पार्ट से बनता है। पहला है सीड कोट। तो सीड कोट के बारे में, इट इज आउटर प्रोटेक्टिव
लेयर, ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है और ये बनती है इंटेगुमेंट से। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इंटेगुमेंट्स, ये इंटेगुमेंट से बनती है। हमें ये ध्यान है कि जो हमने एम्ब्रियो सैक पढ़ा था और ओव्यूल का जब डायग्राम हमने देखा था, तो एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग में जो कवरिंग होती है और ओव्यूल की जो बाहर की कवरिंग होती है, आउटर साइड जो होता है, उसमें वो इंटेगुमेंट कहलाता है। इंटेगुमेंट जनरली दो होते हैं और ये दोनों इंटेगुमेंट किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं ये हम बात करते हैं। जो आउटर इंटेगुमेंट होता है, यहां पे आउटर इंटेगुमेंट एक लेयर बनाता है जिसे कहते हैं टेस्टा। आउटर इंटेगुमेंट एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिसे टेस्टा कहते हैं, और इनर इंटेगुमेंट एक लेयर बनाता है जिसे टेगमेन कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा का फॉर्मेशन करता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और अंदर वाला इंटेगुमेंट टेगमेन का फॉर्मेशन, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अब सीड के स्ट्रक्चर में एक छोटी सी ओपनिंग देखी जाती है जो कि माइक्रोपाइल होती है। माइक्रोपाइल छोटी ओपनिंग के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और ये माइक्रोपाइल ऑक्सीजन की एंट्री को प्रमोट करता है। माइक्रोपाइल is present in form of small opening, is present in form of a small opening which promote entry of oxygen। माइक्रोपाइल एक छोटी सी ओपनिंग के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और जो ऑक्सीजन की एंट्री को प्रमोट करता है। तो सीड के कंपोनेंट में पहला जो आउटर स्ट्रक्चर होता है सीड कोट। दूसरा होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किसी सीड में प्रेजेंट हो सकता है और किसी में नहीं भी हो सकता है, तो इट मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। थर्ड पार्ट जो इसमें देखते हैं अंदर जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इसके अंदर और यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा जाता है। तो सीड के कंपोनेंट आउटर कवरिंग सीड कोट इंटेगुमेंट से बनी, बाहर वाला टेस्टा, अंदर वाला टेगमेन बनाता है। माइक्रोपाइल ऑक्सीजन को प्रमोट करने के लिए छोटी सी ओपनिंग के फॉर्म में यहाँ देखा जाता है। एंडोस्पर्म हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलपमेंट सीड में इसका देखा जाता है। अब सीड के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके कारण ये सीड हमारे लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है, फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है। ऐसी कुछ प्रॉपर्टी अपन बात करते हैं। एक टर्म आता है डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सीड में जर्मिनेशन नहीं होता, सीड की डेथ नहीं होती, सीड लिविंग कंडीशन में ही होता है पर उसमें जर्मिनेशन नहीं देखा जाता। अब इस डोरमेंट कंडीशन में सीड में कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है, तो डोरमेंसी इज द टाइम पीरियड फॉर विच सीड इज इनएक्टिव। डोरमेंसी वो टाइम पीरियड है जिसमें सीड इनएक्टिव होता है और इसमें सीड कंटेन 10 to 15% मॉइस्चर, यानी डोरमेंट कंडीशन में सीड में मॉइस्चर 10 से 15% होता है। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन टर्म का मतलब हम समझते हैं, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का लॉस होना, और जब डोरमेंसी कंडीशन देखी जाती है तो वहीं पे डिहाइड्रेशन का प्रोसेस भी देखा जाता है, वाटर यहाँ से लॉस होता जाता है। डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन ये दोनों मिलाकर बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर बताते हैं, यानी एग्रीकल्चर में जो सीड्स को प्रिजर्व किया जाता है वो इन दोनों प्रॉपर्टी के कारण ही किया जाता है।
तो बोथ अबव प्रॉपर्टी बोथ यानी डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन जो बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर है सीड का, वो इसमें देखा जाता है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं हुई, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं होती है तो सीड की फिर जल्दी डेथ हो जाएगी, क्योंकि डोरमेंसी अगर नहीं होगी तो उसको लंबे समय तक बचाना पॉसिबल नहीं है। अब जब ये डोरमेंसी पीरियड खत्म होता है और सीड फिर से जर्मिनेट करता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं सीड वायबिलिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टर्म सीड वायबिलिटी। It is the time period for which seed shows germination। यानी सीड जब बना और जब वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया, वो जो बीच का कंडीशन, वो जो टाइम पीरियड होता है उसे कहते हैं सीड वायबिलिटी। अब ये सीड वायबिलिटी कुछ केसेस में कुछ घंटों भी हो सकती है, कुछ महीनों भी हो सकती है और कुछ साल भी हो सकती है। जैसे दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं बताता हूँ। इसमें एक एग्जांपल है ल्यूपाइन, इसका बॉटनिकल नेम है ल्यूपाइनस आर्क्टिकस। ल्यूपाइन एक एग्जाम्पल है जिसमें जो वायबिलिटी पीरियड है वो काफी ज्यादा देखा गया है। इट इज एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। ये आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया है और इसमें जो वायबिलिटी पीरियड देखा गया है वो 10,000 साल का है। यानी ये 10,000 साल तक डोरमेंट कंडीशन में था और उसके बाद फिर ये जर्मिनेट हुआ, ये लुपाइन। ऐसे एक और एग्जांपल है सीड ऑफ डेट पाम, इसका बॉटनिकल नेम फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा, और इसको निकाला गया, ये मिला था, इट इज एक्सकेवेटेड फ्रॉम किंग हेरोड्स पैलेस, किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी। किंग हेरोड्स पैलेस डेड सी के पास, जो कि इजराइल में है, वहां पे ये डेट पाम का सीड एक्सकेवेट किया गया है और ये लगभग 2000 साल इसमें डोरमेंसी कंडीशन देखी गई थी। 2000 साल के बाद इसमें जर्मिनेशन देखा गया। तो डोरमेंसी वो टाइम पीरियड होता है जिसमें सीड इनएक्टिव होता है, जर्मिनेशन नहीं शो करता। इसमें 10 to 15% मॉइस्चर सीड में देखा जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी वाटर का लॉस होना। देखिए, जब तक वाटर प्रेजेंट होगा तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे और वो उस चीज़ को खराब होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर भी बताती हैं। सीड वायबिलिटी वो टाइम पीरियड जब वो डोरमेंसी पीरियड से खत्म हो गए, या नॉर्मली जब सीड बनता है और जब वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है तो वो कहलाता है सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी के दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, ल्यूपाइन यानी जो 10,000 साल पहले 10,000 साल का टाइम पीरियड इसमें वायबिलिटी कंडीशन देखी गई। डोरमेंस कंडीशन जो थी, डोरमेंसी कंडीशन काफ़ी बड़ी थी, ये 10,000 साल के बाद जर्मिनेट हुआ। और ऐसे ही डेट पाम जो कि 2000 साल के बाद जर्मिनेशन देखा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें सीड्स काफ़ी ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, fruits which contain large number of seeds,
जैसे फाइकस स्पीशीज, इनमें बहुत सारी टाइनी सीड्स होती हैं। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे स्ट्रिगा और ओरोब्रैंके। स्ट्रिगा ओरोब्रैंके भी बहुत सारी सीड्स कंटेन करने वाले, और ये पैरासाइटिक होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ऐसे फ्रूट जिनमें बहुत सारी सीड्स होती हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब फ्रूट्स की बात करें अगर, तो जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है, जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है फर्टिलाइजेशन के बाद। ओवरी का जो ओवरी वाले पार्ट से फ्रूट बनते हैं उनके बेस पे कुछ कैटेगरी बनाई गई है। जो पार्ट ओवरी का यूज करके कन्वर्ट होते हैं फ्रूट में उन्हें हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। तो फ्रूट बेसिकली तीन तरह के होते हैं। इसमें पहला हम पढ़ते हैं ट्रू फ्रूट के बारे में। ट्रू फ्रूट जो होते हैं ये ओवरी से डेवलप्ड होते हैं, डेवलप फ्रॉम ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और ओवरी से बनने वाला ट्रू फ्रूट कहलाता है। जैसे मैंगो और भी कॉमन फ्रूट्स जो होते हैं, एक एग्जांपल मैंने बताया। एक होता है फॉल्स फ्रूट। डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट एक्सेप्ट ओवरी, यानी ओवरी को छोड़कर बाकी किसी और पार्ट से जो फ्रूट बनते हैं उनको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे थैलेमस वाला पार्ट इसमें यूज होता है। एग्जाम्पल इसका एप्पल, ये फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, अभी हमने बात की थी कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। यदि फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट का फॉर्मेशन अगर होता है तो उसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट विच इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये कहलाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मतलब बिना फर्टिलाइजेशन से बनने वाले फ्रूट इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे बनाना। अब जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ये फ्रूट का फॉर्मेशन एक्चुअली कुछ स्टिमुलस रिसीव होते हैं। उन स्टिमुलस के रिसीव करने के कारण फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली तीन कंडीशंस में, तीन सिचुएशंस में फ्रूट का फॉर्मेशन तीन तरह से स्टिमुलस देखा जाता है। पहला तो जब पॉलन ग्रेन कांटेक्ट में आता है स्टिग्मा के, यानी पॉलिनेशन के दौरान देखा जाता है ये। जब दूसरा सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तब, और तीसरा जब न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी यहाँ पे देखी जाती है। तो पहला जब पॉलिनेशन होगा, दूसरा जब सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और तीसरा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके कारण जो स्टिमुलस आता है। ये तीनों कंडीशन के स्टिमुलस से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स जो सीड के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। दैट इज एपोमिक्सिस। अभी हमने बात की कि फर्टिलाइजेशन के बिना जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ऐसे ही जब सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के होगा, यानी ओव्यूल वाला पार्ट बिना फर्टिलाइज हुए, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले या बिना फर्टिलाइजेशन के वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसे एपोमिक्सिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज नोन एज एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस जनरली दो टाइप का होता है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं पहला एडवेंटिव एम्ब्रियोनी
इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं स्पोरोफाइटिक बडिंग। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी मतलब होता है कि जब सीड का फॉर्मेशन कोई डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से होता है, जैसे फ्यूनिकल नहीं, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट, ऐसे स्ट्रक्चर्स के थ्रू जब सीड का फॉर्मेशन होता है तो फिर हम इसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम some diploid structures like न्यूसिलस। कुछ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स जैसे न्यूसिलस वगैरह से जब सीड का फॉर्मेशन होगा तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल ओपनशिया वगैरह। नेक्स्ट आता है इसमें रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। रिकरेंट एगेमोस्पर्मी में सीड का फॉर्मेशन मेगास्पोर मदर सेल से होता है जिसके पास डिप्लॉयड एग होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, megaspore mother cell having diploid egg। जब डिप्लॉयड एग होगा तो जो एम्ब्रियो सैक होगा वो भी डिप्लॉयड होगा और उस कंडीशन में जो सीड का फॉर्मेशन होगा फिर उसको हम रिकरेंट एगेमोस्पर्मी के अंदर पढ़ते हैं। ये हो गया एपोमिक्सिस के बारे में। एपोमिक्सिस एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है। Apomixis is genetically controlled mechanism। आपने हाइब्रिड सीड्स के बारे में सुना होगा। हाइब्रिड सीड्स एक्चुअली जो सीड्स जिनके पास कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अपन हाइब्रिड सीड्स कहते हैं। फार्मर्स इसको यूज करते हैं ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो एपोमिक्सिस का प्रोसेस है ये काफ़ी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट साबित होता है। एक्चुअली हाइब्रिड सीड्स जो होती हैं उनको बहुत लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते। हाइब्रिड सीड्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब सेकेंड ईयर होता है यानी जब दूसरा साल होता है तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होने लगते हैं। यानी सीड्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका सेग्रीगेशन होने लगता है सेकेंड ईयर के दौरान। तो हाइब्रिड सीड्स को हम एक साल से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते। फार्मर्स के लिए ये हाइब्रिड सीड्स काफ़ी मतलब उनके लिए इकोनॉमिक तो हुई नहीं। इकोनॉमिक ना होने के कारण उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। एक साल तक अगर क्रॉप में इम्प्रूवमेंट देखना है, एक साल में अगर हमको रिजल्ट लेने हैं तो फिर हाइब्रिड सीड्स अच्छी हैं। लंबे समय के लिए हाइब्रिड सीड्स का स्टोर करना सही नहीं है। ये देखा जा रहा है कि एपोमिक्सिस जो है क्योंकि वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है तो इसका यूज़ करके हम कुछ ऐसे सीड्स बना सकते हैं जो लंबे समय तक स्टोर रहें। ऐसे हाइब्रिड सीड्स हम बना सकते हैं जो लंबे समय तक स्टोर रहें और ये प्रोसेस अभी फ़िलहाल इसमें रिसर्च चल रही है। बहुत जल्दी ऐसा कुछ हमारे लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आएगी कि एपोमिक्सिस के दौरान एपोमिक्सिस के थ्रू कुछ हाइब्रिड सीड्स का फॉर्मेशन हुआ और वो सीड्स फिर हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक इसमें आता है दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी नाम से इंडिकेट है जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। और ये एम्ब्रियो जो होता है वो कुछ स्ट्रक्चर से डेवलप हो सकता है जैसे
एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम zygote, nucellus, integument। जनरली हम जानते हैं जाइगोट से तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता ही है, पर अगर जाइगोट के साथ साथ न्यूसिलस और इंटेगुमेंट से भी अगर ये फॉर्मेशन होता है तो फिर हम उसको पॉली एम्ब्रियोनिक के अंदर, यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनना पॉली एम्ब्रियोनिक कहलाता है। और ये इसका एग्जांपल्स जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके केस में ये देखा जाता है। जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं उनके केस में पॉली एम्ब्रियोनी देखी जाती है। साइंटिस्ट जो थे ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में बताया था। ल्यूवेनहॉक फर्स्ट डिस्कवर्ड पॉली एम्ब्रियोनी। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में बताया था और इन्होंने इसको सिट्रस प्लांट्स में डिस्कवर किया था। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर की